हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवेन श्रीवास्तव है और हम ये सीरीज अप्लाइड फिजिक्स की सीरीज डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए कवर कर रहे हैं, जो कि हर ब्रांच में कॉमन है। ठीक है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के बीच में। ठीक है, तो इसमें हम चैप्टर 4 कंप्लीट कवर कर रहे थे। तो उसमें सर्कुलर मोशन का जिक्र हुआ था। तो आज जो टॉपिक है उसके ही सीरीज के आगे रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, इसका सिंबल होता है ओमेगा, एंड लीनियर वेलोसिटी वी। ठीक है, तो जैसे कि हमने बात कर रखी थी, एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर वेलोसिटी का क्या डेफिनेशन है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक पार्टिकल, इसको ज्यूम कर लेते हैं कंडीशन को, कि एक पार्टिकल है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, तो ए से बी पॉइंट को कवर करने के लिए इसने डेल्टा टी टाइम में कवर किया। तो इसमें जो इसका रिप्रेजेंटेशन था, इसने इतने समय में एंगल थीटा, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हुआ होगा और लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी होगा, डेल्टा एस बता भी रखा है। तो हमने पिछली क्लास में क्या रखा था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस डिवाइड बाई आर। ठीक है, इतनी बात हमने कर ली थी। अब हम करेंगे क्या, इस इक्वेशन में बोथ साइड डिवाइड बाई डेल्टा टी। ठीक है, इस इक्वेशन में हम दोनों साइड क्या करेंगे? डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे। तो डेल्टा टी डिवाइड बाई डेल्टा टी डेल्टा एस डिवाइड बाई डेल्टा आर 1 बाई टी डेल्टा टी। ठीक है, इतना कर लिए। तो हमारा जो रिलेशन बन रहा था, डेल्टा थीटा डिवाइड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एस डिवाइड बाई आर 1 बाई डेल्टा टी। ठीक है, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो चीज है, यही आपकी ओमेगा लिखा है। ओमेगा क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो ये जो चीज है, ये आपकी ओमेगा है, और यहाँ पे 1 बाई आर को हम बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पे लिखेगा डेल्टा एस डिवाइड बाई डेल्टा टी। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और डेल्टा एस डिवाइड बाई डेल्टा टी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट ही लिखा हुआ, जो कि होता क्या है? वेलोसिटी। तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई आर इंटू वी। तो यहाँ से जब आप उसको रीअरेंज करेंगे तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा मिल जाएगा। ठीक है, तो लीनियर वेलोसिटी जो एंगुलर वेलोसिटी के साथ जो रिलेशन एग्जिस्ट करता है, उसमें प्रोडक्ट होता है रेडियस का और एंगुलर वेलोसिटी का। तो वी लीनियर वेलोसिटी, आर रेडियस, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो पिछली स्लाइड्स में मैंने बात कर ली थी लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है। अब हमें बात करना है एंगुलर एक्सीलरेशन और लीनियर एक्सीलरेशन। तो एंगुलर एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, लास्ट क्लास में बात हो गई है, और लीनियर एक्सीलरेशन को ए से। ठीक है, तो अल्फा होता क्या है? तो हमको क्या पता है? v इज इक्वल टू आर ओमेगा, पिछले रिलेशन से। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन अल्फा आपका होता है डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है, अल्फा क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ऐसे ही आपका लीनियर एक्सीलरेशन ए होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी डीवी बाई डी। ठीक है, तो ये दोनों की अपनी अपनी डेफिनेशन है। तो यहाँ पर क्या करना है, जो इक्वेशन दे रखी है, इसमें हम डेल्टा टी से या डिफरेंशिएट कर देंगे डी थीटा डी वाई डी टी से। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा डी वी बाई डी टी। अगर होल इक्वेशन को मैंने डिफरेंशिएट किया, आर कांस्टेंट है, डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है, तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? डी बाई डी टी होगा ए, और आर डी ओमेगा बाई डी टी क्या है? अल्फा। तो ए इज इक्वल टू आर अल्फा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से बात कर पा रहे हैं कि लीनियर एक्सीलरेशन एंगुलर एक्सीलरेशन के साथ क्या रिलेशन एग्जिस्ट करता है? प्रोडक्ट है रेडियस इनटू एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की, क्या होता है। ठीक है, तो जब हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात की थी, तो उसमें हमने बताया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या रहती है? रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, इसकी हमने बात वहां पे की थी, लेकिन वेलोसिटी चेंज होती रहती है। क्यों? लेकिन डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी क्या होती है? हमेशा चेंज होती रहती है। ये बात हमने कर ली है। तो ओवरऑल हमने ये बात की थी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है, बट आपका जो डायरेक्शन है
सर्किल के अराउंड, क्योंकि वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है टेंजेंट टू द सर्किल होती थी, तो हमेशा क्या होती है, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। ठीक है, तो हम ये कह पाते हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि आपका समय के साथ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, तो जब समय के साथ आपकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो जब भी वेलोसिटी का चेंज चाहे मैग्नीट्यूड में हो चाहे डायरेक्शन में हो, तो उस केस में एक एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल होगा। उस एक्सेलरेशन को जिसका क्या है, डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने में आ रही है। ठीक है, तो इस जो एक्सेलरेशन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, उसी एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जब बात की, तो ये हमेशा लगता कहाँ पे, ऑलवेज एक्स अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड द सेंटर, मतलब रेडियस के अलोंग लगेगा और जो इसकी डायरेक्शन होगी सेंटर की तरफ होगी। ठीक है, तो चौथा पॉइंट आपका ये है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही आपका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो एग्जिस्ट करता है, और उसका जो हर पार्टिकल का जो क्या एक्टिंग रेडियली इनवर्ड, मतलब रेडियस की डायरेक्शन की तरफ से इनवर्ड की डायरेक्शन की तरफ से आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो इसको हम अभी डायग्राम से भी समझेंगे कि क्या हो रहा है और कैसे आप इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डायग्राम में भी रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे आप डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हमने केस ले लिया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, एक पार्टिकल हर एक टी1 पॉइंट पे आपका ए पॉइंट पे टी टाइम पे था, फिर टी2 टाइम पे बी पॉइंट पहुंच गया, फिर सी पॉइंट पे, फिर डी पॉइंट पे। ठीक है, तो और ये घूम कैसे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जैसे कि हमने यहाँ मान लिया कि रेडियस ऑफ सर्किल क्या है, आर है। ठीक है, तो आर है, तो यहाँ पे जो एंगुलर आपकी जो लीनियर वेलोसिटी होगी इस केस में इधर की तरफ जा रही है, तो लीनियर वेलोसिटी v1, जिसकी क्या होगा यहाँ पे v1 वेक्टर, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या है, आर ओमेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, इसकी वेलोसिटी v2 वेक्टर, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, आर ओमेगा, इसमें नीचे की तरफ v3 वेक्टर आर ओमेगा, इधर की तरफ v4 वेक्टर आर ओमेगा। आर ओमेगा क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख पा रहा है कि v1 वेक्टर, v2, v3, v4 चारों का जो आपका मैग्नीट्यूड है सेम है, आर ओमेगा। ठीक है, लेकिन आप ए पॉइंट का वेलोसिटी वेक्टर देखो ऊपर जा रहा है, v2 का इधर जा रहा है, v3 का नीचे जा रहा है, v4 का राइट हैंड साइड जा रहा है। ठीक है, तो हमें ये दिख रहा है कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो कीप्स ऑन चेंजिंग हो रही है, हर इंस्टेंट पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो हमको ये पता है जब कभी भी एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि समय के साथ क्या हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो जब समय के साथ कुछ वेलोसिटी में चेंज आता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन ही क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाइज तो नहीं है, लेकिन किसके वाइज है, डायरेक्शन के हिसाब से। तो डायरेक्शन के हिसाब से जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक नॉर्मल एक्सेलरेशन आता है, कहा यह जाता है कि रेडियली इनवर्ड की तरफ होता है ए। तो यहाँ पर इसका जो वेक्टर होगा वो अंदर की तरफ होगा एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन की कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो लेकिन जो कि इस केवल और केवल ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए। और इसका जो फॉर्मूला होता है एन वेक्टर का, एन अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात की जाए एन, तो v स्क्वायर डिवाइड बाई आर या आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये इसके फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका भी क्या कह सकते हैं कि हर बार जहां कहीं भी बात करेंगे इसका भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन इसकी भी क्या हो रही है, डायरेक्शन हमेशा पार्टिकल के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी। अगर यहाँ पे कहीं यहाँ पार्टिकल मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं आया होगा, तो उसका वेलोसिटी का वेक्टर इधर होगा और एक्सेलरेशन उसका इधर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये बात कर पाए कि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, लेकिन क्या चेंज हो रहा है, आपका डायरेक्शन चेंज हो रही है वेलोसिटी की। इस कारण से जो एक्सेलरेशन आ रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते क्यों है, क्योंकि ये सेंटर की तरफ लग रहा है। ठीक है, टुवर्ड्स सेंटर अलोंग द रेडियस डायरेक्शन। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की, कि ऐसा तो है नहीं कि हमने जब बात यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की है और वहाँ पे एक्सेलरेशन आ रहा है, तो हमने क्या पढ़ा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से क्या है कि F बराबर क्या होता है, m इंटू ए।
ठीक है। तो जिस कारण से आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ रहा है उस कारण से क्या होगा कि वहां कहीं ना कहीं फोर्स तो लग ही रहा होगा, जो क्या कर रहा होगा, हमेशा डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा, ठीक है। तो उस केस में हमने क्या बोला, ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ पार्टिकल एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इन दोनों का गुणनफल है, ठीक है। और जो डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो कहाँ होता है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मतलब जो डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, जो कि हमने बात कर भी रखी थी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ पे है, टुवर्ड द सेंटर और रेडली इनवर्ड की तरफ। तो यहाँ पर अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया है, ये इसका सेंटर है और एक कार यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रही है, एक चक्कर लगा रही है सर्किल का, ठीक है। तो वहां पर आप कीप्स ऑन क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन है आपकी टुवर्ड्स इनवर्ड है, सेंटर की तरफ, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या है, Fc इज इक्वल टू m इंटू AC। Fc सेंट्रीपिटल फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, m मास ऑफ द पार्टिकल, जो यहाँ पे कार का मास है तो मास ऑफ कार ले लेंगे, और AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू, जो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था स्लाइड में, v स्क्वायर डिवाइड बाई r, ठीक है। तो यहाँ पे उस वैल्यू को पुट किया तो आपका फॉर्मूला Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r या mr ओमेगा स्क्वायर भी बन जाएगा, जो कि आपका एक और हमने बात की थी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की v स्क्वायर बाई r भी होती है और r ओमेगा स्क्वायर भी होता है, ठीक है। तो जो बात हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बात की थी कि शुरुआत से ही बात करते आ रहे थे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती रहती है, जिसके कारण क्या आता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है, ठीक है, जो कि इनवर्ड की तरफ लगती है। उसका भी क्या है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, कि उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन उसकी भी डायरेक्शन क्या हो रही है, कीप्स ऑन चेंजिंग। तो जब हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात कर सकते हैं कि डायरेक्शन क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। सेम चीज फोर्स के साथ भी होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बट डायरेक्शन क्या होगी, कंटिन्यूसली चेंज, क्योंकि एक्सेलरेशन भी आपका कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक तो बात की है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता क्या है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कहाँ कहाँ आप इसको देखते हो, कहाँ कहाँ आप इसको महसूस करते हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ कहाँ लग रहा है, ठीक। तो हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशंस की, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जांपल। तो पहला है सर्कुलर मोशन ऑफ प्लैनेट इन अ सोलर सिस्टम। जो सोलर सिस्टम में आपके जो प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं वो भी आपके सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही चक्कर लगा पा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा है सर्कुलर मोशन ऑफ लाइट स्टोन। जब लाइट स्टोन कोई आपका चक्कर लगाता है, पत्थर से बांध के जब घुमाते हो तो भी क्या, ये भी एग्जाम्पल है आपका, एप्लीकेशन है सेंट्रीपिटल फोर्स का। तीसरा बेंडिंग ऑफ साइकिल टुवर्ड द सेंटर व्हाइल टर्निंग। तो कभी जब टर्न आता है तो आपने महसूस किया होगा, जब साइकिल को मोड़ना होता है तो हम साइकिल के हैंडल को क्या करते हैं, एक तरफ पूरा झुकाते हैं और उसको मोड़ते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, इसको समझेंगे। और चौथा है बैंकिंग ऑफ स्मूथ रोड। तो आपने देखा होगा जो बहुत हाईवे वगैरह बने होते हैं तो उस केस में क्या होता है, थोड़ा सा जो हाईवे होता है मोड़ पे, वो इस तरीके से थोड़ा टिल्ट होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो मतलब अगर जिधर रोटेट करना होगा तो उस केस में क्या होगा, रोड कुछ इस तरीके से एक तरफ का झुका होगा और दूसरी तरफ थोड़ा उठा होगा, तो एंगल थीटा, इस तरीके से वो कार आपकी मूव करने लगती है, ठीक है। तो ये भी आपको रिस्पॉन्सिबल है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराने के लिए, कि जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको प्रोवाइड नहीं कराएंगे तो क्या होगा, गाड़ी आपकी पलट भी सकती है, ठीक है। इन दो केस को हम अच्छे से एक्सप्लेन करके समझते भी हैं। तो इस केस को समझते हैं, बेंडिंग ऑफ साइकिल टुवर्ड सेंटर व्हाइल टर्निंग, ठीक है। तो पहला आपको एक साइकिल का डायग्राम दिख रहा होगा। एज्यूम करना है कि साइकिल है, एक सीधी चल रही है, जब कोई ट्रैक आपका नॉर्मल, जब आपका कोई टर्न नहीं था, ठीक है, तो सीधी चलती है। तो इस केस में हम एक फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं बॉडी में। फ्री बॉडी डायग्राम वो डायग्राम होता है जिसमें हम जितने भी फोर्सेस बॉडी में लग रहे हैं वो सबको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमने जैसे ही इसको देखा फ्रंट व्यू से, तो इसका जो वेट ऑफ द साइकिल और पर्सन का जो भी वेट है वो mg लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ आ रही है जो हम पढ़ चुके हैं, और साथ में फ्रिक्शन फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, जैसे टर्न आता है तो टर्न आने पे हमने साइकिल को मोड़ते हैं, ठीक है। ये थोड़ा टिल्ट किया इस तरीके से, तो एंगल थीटा, ये वर्टिकल से एंगल थीटा बना रहा है। वेट आपके mg लग रहा था, नीचे लगे, फ्रिक्शन फोर्स अंदर की तरफ ही लग रहा है। अब नॉर्मल रिएक्शन क्या है, कॉन्टेक्ट सरफेस के नॉर्मल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन इस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही आप, हमें रेजोल्यूशन हमने पढ़ रखा है रिजॉल्व करना, तो यहाँ पे आ जाएगा r cos ऑफ थीटा और अंदर की तरफ r sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अब क्या, यहाँ जो आप राइट साइड में देख रहे हो, यहाँ पे जो कंबाइंड फोर्स लग रहा है
आर साइन थीटा प्लस एफ फ्रिक्शन फोर्स, ये ही रिस्पॉन्सिबल है पूरा का पूरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से, एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो इंडिविजुअल अपने आप केवल और केवल फ्रिक्शन फोर्स आपका सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं बना सकता, आपके साथ इसका आपका जो नॉर्मल रिएक्शन है उसका भी एक कंपोनेंट चाहिए होगा, जिसकी वजह से हम क्या कर पाएंगे, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको जो भी एक्सेलरेशन लग रहा है उसको हम टर्न इजीली ले पाएंगे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम क्या है, इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया कि हमें बेंडिंग क्यों जरूरी है। साइकिलिस्ट जब टर्न आता है तो साइकिल को बेंड क्यों करना चाहिए, क्योंकि हमको इसका जो एक्स्ट्रा जो भी कंपोनेंट है नॉर्मल रिएक्शन का, उसका रिस्पॉन्सिबल हमें चाहिए है, जिसकी वजह से वो नेसेसरी जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो बॉडी को जो भी साइकिल को टर्न पर घुमाने के लिए, वो इसकी वजह से आ पाएगा। ठीक है, तो इस केस में जब समझते हैं तो बैंकिंग क्या होता है कि जब कभी भी आप टर्न लेते हो तो वैसे तो स्मूथ रोड आपको प्लेन दिखेगी, जैसे ही टर्न लोगे तो जिस एंड पे, जैसे इस केस में क्या है, हम टर्न इधर आपका राइट साइड में ले रहे हैं। ठीक है, अगर इसको हम राइट साइड मान रहे हैं तो इसको जब राइट साइड में हम इसको टर्न ले रहे हैं तो जिस तरफ भी टर्न लेंगे उधर थोड़ी सी जो रोड होगी झुकी होती है, दूसरी तरफ से उठी होती है। क्यों, क्योंकि इस केस में हम जो साइकिल के साथ कर पा रहे थे कि हम बैंड कर पा रहे थे साइकिल को, लेकिन यहाँ पे वो केस पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे रोड को ही तिरछा करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम रोड को जब बनाते हैं, टर्न शार्प टर्न बनाते हैं, उस केस में थोड़ा सा जिधर टर्न लेना होता है उधर थोड़ा सा रोड को झुका देते हैं और दूसरी हैंड पे ट्रैक को क्या करते हैं, थोड़ा सा उठा देते हैं। तो जो आपने स्पेसिंग रेसिंग कार में जो देखा होगा ट्रैक, उस तरीके से थोड़ा सा बैंकिंग तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है, तो होता क्या है कि एंगल थोड़ा थीटा बना देते हैं, तो इस केस में क्या होता है, वेट आपका नॉर्मली लग रहा था वर्टिकल। ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन आपका कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, तो इसमें जो एंगल एक थीटा है, ये वाला, ये जो थीटा यहाँ पे, वो थीटा इसके बराबर हो जाता है, और ये और कॉस थीटा वेट को रिप्रेजेंट करता है, और कॉस थीटा वेट को सिंपली इक्वल कर लेता है, और जो नेसेसरी फोर्स होता है आर साइन थीटा, वो आपका आर साइन थीटा, ये वाला जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के यही रिस्पॉन्सिबल है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट करने के लिए। ठीक है, अगर बॉडी एकदम सीधी रहती तो जो आर साइन, आर केवल वेट का ही कंपनसेट करता। अब जैसे ही आपने यहाँ पे क्या है, टिल्ट कर दी रोड, तो जो आर का एक रिएक्शन अंदर की तरफ आया, जो कि रिस्पॉन्सिबल है बॉडी को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए हम बैंकिंग ऑफ रोड्स दी जाती है। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक एपरेंट फोर्स है, मतलब इसको समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं, होता केवल सेंट्रीपिटल फोर्स ही है, लेकिन जब कभी भी आप रोटेटिंग बॉडी में आप बैठे होते हैं खुद, जैसे कि कार में अगर टर्न आप ले रहे हो तो आप उसमें बैठे हो, तो आपको अपने आप में जो महसूस होगा, आप सेंट्रीपिटल फोर्स आपको महसूस नहीं होगा, आपको महसूस होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, आपकी बॉडी आपको लगेगा पीछे बाहर की तरफ भाग रही है। ठीक है, तो ये जो फोर्स ऑब्जर्व करते हैं, इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, आउटवर्ड फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कह देते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर आप इस कार में बैठे हैं तो आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स महसूस होगा, तो ये जो आपका रोटेटिंग फ्रेम में, आप ये क्या मतलब है कि आप रोटेटिंग फ्रेम में बैठे हुए हैं और देख रहे हैं, और इसी रोटेटिंग फ्रेम को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो जब कभी भी आप बॉडी जिस मोशन में है, रोटेटिंग बॉडी के मोशन के आप अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, तो उस केस को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे, और उस केस में जो आप ऑब्जर्व करेंगे ना, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑब्जर्व नहीं करेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, और अगर यहाँ एक पर्सन इस तरीके से यहाँ बैठा हुआ है और वो ही ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये हो गया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इस केस में आपको क्या होगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जब आप देखेंगे तो बॉडी यहाँ पे आपको केवल और केवल सेंट्रीपिटल फोर्स दिखेगा। ठीक है, क्या मतलब है कि इस केस में आपको इनवर्ट फोर्स लगेगा, लेकिन जब कभी भी आप बॉडी के, जब किसी मोशन कर रही बॉडी में बैठे होते हैं और वो रोटेट हो रही है, तो आपको एक बाहर की तरफ फोर्स महसूस होता है, उसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको एपरेंट फोर्स की जगह हम सूडो फोर्स भी कभी कभार कह देते हैं, सूडो फोर्स। ठीक है, तो एक्चुअल में होता नहीं है, लेकिन हम किसी चीज को एक्सप्लेन करने में मदद मिल रही है, तो सूडो फोर्स का हेल्प लेके हम बाकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने में हेल्प मिलती है। ठीक है,
तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के अकॉर्डिंग होता है, mv स्क्वायर डिवाइड बाई आर या mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। लेकिन बस इससे फर्क यही है कि हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगता है, बाहर की तरफ रेडली आउटवर्ड, और सेंट्रीपिटल फोर्स रेडली इनवर्ड, ठीक है। तो इस क्लास में हमने आज आपको रिलेशन पढ़ा है, लीनियर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है, उनकी एप्लीकेशन के बारे में बात की। तो ये जो टॉपिक्स है आपके सारे ब्रांचेस में कॉमन है, जो कि आपको पढ़ना ही होते हैं डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए। बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, जो कि आपको आने वाले टॉपिक्स में भी हेल्प करेगा। थैंक यू।